ही बिल्कुल इनको नामंजूर है कि गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान महिलाएं इस देश में रिस्पेक्ट के काबिल हैं। देश का जो गृह मंत्री है वो पार्लियामेंट में बैठ के ये बक दे कि अम्बेडकर 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 रटने से क्या होगा, अगर भगवान का नाम जपे होते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। इस तरह से आज देश में न्याय होता है वो बिल्कुल बायस है। हर तरह से किसी कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाएगा, राम रहीम को बेल मिल जाएगा, किसी जस्टिस बी आर गवई पे जूता भी फेंक दिया जाएगा। लेकिन सूर्यकांत शर्मा कहते हैं कि समाज में विभाजन पैदा होगा तो गाइडलाइंस पे रोक लगा देंगे। और मेरे आने का भी श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार ऐसे लोगों को दिए बिना तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। तो समाज के हाथ में रहे तो आज तक सती प्रथा हो, समाज के हित में ही चीजें हो रही हो तो आज तक मतलब महिलाओं का तो 10-12 साल में शादी करा दिया जाए, कोई भी नहीं लड़ा होता ऐतिहासिक रूप से, तो आप और हम यहाँ पे बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों को खंडित करते हुए लड़ेंगे, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लड़ते हुए पढ़ाई करते रहें। शाम का समय है और इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर बैठी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय जो बीते कुछ सालों से, अभी तक तो हम यही सुनते आए थे टीवी चैनलों में, अखबारों में कि प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन केंद्र सरकार के आने के बाद, यानी कि बीजेपी सरकार जब आती है उसके बाद हमें एक नया नैरेटिव देखने और सुनने को मिला। जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन प्रतिष्ठित कॉलेजों को ये कहा गया, ये नरेट किया गया कि यहाँ पर केवल आंदोलनकारी छात्र आते हैं। यहाँ पर इस आंदोलनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय को अखाड़ा बना दिया। इन विश्वविद्यालय के छात्रों को भी टीवी चैनलों ने विलन की तरह पोर्ट्रे करने का प्रयास किया, चाहे वो यूजीसी के नए नियमों पर छात्रों का आंदोलन रहा हो, रोहित वेमुला पर बातचीत करने की बात रही हो, उमर खालिद का मसला रहा हो, तमाम ऐसे मसले रहे हैं जिस पर बेधड़क होकर जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने बात की। लेकिन इन छात्रों में भी कुछ छात्रों के चेहरे जिन्हें आज तक आप सोशल मीडिया पर टटोलते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल छात्र नहीं है, वो अम्बेडकरवादी युवा हैं जो अम्बेडकराइट मूवमेंट को न केवल आगे बढ़ाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, बल्कि उसकी वजह से जेल भी जाते हैं, सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं, जैसे उमर खालिद हो गया। लेकिन बावजूद इसके इनकी बुलंद आवाजें बंद नहीं होती। उनमें से एक नाम है अंजलि, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंजलि से अमूमन जब भी मैं बातचीत करती हूँ, समय निकालती हूँ, तो मैं अंजलि का एक लंबा इंतजार भी करती हूँ कि अंजलि समय निकाल कर मुझसे बातचीत कर सके। आज भी कुछ ऐसा ही रहा। अंजलि ने फाइनली हमें समय दिया। सोशल एक्टिविस्ट भी है, एक दिग्गज चेहरा भी है, सोशल मीडिया पर एक उभरता हुआ चेहरा, और आने वाले समय में एक सुपरस्टार की तरह मुझे लगता है हम अंजलि को देखेंगे। अंजलि, कैसे देख रही हैं आज के आंदोलन से हटकर? पहले थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ। बीए की पढ़ाई भी यहीं से की और बिहार के गया जिला से आती हूँ। अच्छा, उसके अलावा हाल फिलहाल में आप बिहार गई थी तो यूजीसी के नए नियमों पर वो तस्वीरें देखी, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, मैं गोपालगंज गई, पटना गई, और वहां पे भी मतलब बहुत इंस्पायरिंग है ये देखना कि ये वो लोग नहीं हैं जो यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये हैं जो हाथ में मशाल लिए शाम को मशाल जुलूस कर रहे हैं, दिन में चौराहों पे अलग अलग सभाएं चला रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में यूजीसी लागू हो, किसके लिए लड़ रहे हैं? ये अभी तक यूनिवर्सिटी पहुंच भी नहीं पाए हैं, इनके घर की औलादें। ये लड़ रहे हैं कि कल को जब जाएंगे तो डिग्निटी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकता, है ना, कि पहुंचे तो कोई भी कुछ भी बोल के चल दे और इंसाफ भी ना मिले, ये प्रेसिडेंट हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए लोग लड़ रहे हैं। तो वो देख के यही हिम्मत मिली कि मतलब भले ही देश का जो गृह मंत्री है वो पार्लियामेंट में बैठ के ये बक दे, है ना, बाकायदा मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जानबूझ के बक दे, हाँ, कि आपको जो पावर और इम्प्यूनिटी फील होता है कि आप वहां पे बैठ के कहेंगे कि अम्बेडकर 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 रटने से क्या होगा, अगर भगवान का नाम जपे होते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो आप चाहे जितना धुतकार दें, आप चाहे जितना ओहदा छोटा करने की कोशिश कर ले, लेकिन ये अम्बेडकर का ही ओहदा है कि आपको भी उनके तस्वीर पे माला चढ़ाते हुए फोटो डालनी पड़ेगी, अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देनी पड़ेगी। भले ही आपका पूरा नीति उस पूरी विरासत की धज्जियां उड़ाने में लगा है, लेकिन ये उनका ओहदा है कि उनको अस्वीकार आप भी नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे देख रही हैं? क्योंकि आंदोलन करना गलत बात नहीं है, क्योंकि इतिहास रहा है हमारा, हम तो इसी पे गर्व भी करते हैं कि आंदोलन से हम लोग निकले हैं, आंदोलन से प्रेसिडेंट बने हैं, आंदोलन से नेता बने हैं। लेकिन इस आंदोलन में
जब वो तस्वीर देखते हैं जो मुझे यहाँ थाने की दिखाई देती है, जहाँ पर आपको गाली दी जा रही है, न जाने क्या गाली गलौज तक तो एक सीमा होती है, उसके बाद आपको मारने तक की धमकी दी जा रही है, ऐसी तस्वीर देखती होंगी तो लगता नहीं कि छोड़ देना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब क्या कर रही हूँ, ऐसा भी क्या कर दिया है कि ऐसे विलन की तरह पोर्ट्रे कर रहा है टीवी चैनल? नहीं किया तो है, क्योंकि आज देश में सरकार इनकी हर तरह से, हर तंत्र इनका, जुडिशरी में भी आप देखिए कि तमाम इनके तरफ के लोग बैठे हैं। जिस तरह से आज देश में न्याय होता है वो बिल्कुल बायस है। हर तरह से किसी कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाएगा, राम रहीम को बेल मिल जाएगा, बिल्किस बानो का एकदम रेप किए, उनके घर के लोगों को मार दिए गए लोगों को, जिनको जेल की सजा भी मिलेगी, उनसे भी न्याय छीन लिया जाएगा क्योंकि मुस्लिम महिला है, बाहर निकाला जाएगा, मालाओं से स्वागत होगी। लगातार देश में किसी जस्टिस BR गवई पे जूता भी फेंक दिया जाएगा, लेकिन सूर्यकांत शर्मा कहते हैं कि समाज में विभाजन पैदा होगा तो गाइडलाइंस पे रोक लगा देंगे। आज तमाम सड़क पे पुलिस इनकी, क्लास में बैठा मास्टर इनका, लगातार PhD में दाखिले को लेकर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में कौन टीचर बन के आज रिक्रूट हो रहा है, किसके हाथ में हमारे 45% नंबर है, कौन सवाल कर पाएगा, कौन बात रख पाएगा, किसको सम्मान मिलेगा, सब कुछ जब ये तय कर रहे हैं तो इनको ये भाता नहीं है कि तब भी जब सब हमारा, सारे संसाधनों पे कब्जा हमारा, उसके बाद भी चंद लोग कौन है जो समता और बराबरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो होना है, बार बार होगा, शायद और दमनकारी रूप से होगा। ये बात तो स्पष्ट है कि आज लोगों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये निजाम जाने वाली नहीं है और किसी भी तरह से लीनियंट तो और नहीं होने जा रही। देश के, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, इतिहास ने हमको ये पढ़ा के समझा के यहाँ पे भेजा है कि चाहे वो मुसोलिनी हो, हिटलर हो, यही अंजाम होता है फांसीवादी निजाम में। पढ़ने वाले, तर्क करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जेलों के बाहर नहीं है, जेलों के अंदर हैं। सरजील इमाम से लेकर हनी बाबू अभी रिहा हुए, JN साई बाबा को मार दिया इन लोगों ने, तमाम लोग। तो ये एग्जाम्पल सेट करना था, है ना। हमारे साथ जो हुआ, एक बड़ी आबादी को आप ये बता रहे हैं ना कि UGC के पक्ष में प्रोटेस्ट करोगे तो रेप थ्रेट मिलेगा, पुलिस के संरक्षण में गाली दी जाएगी, कब्र खोदने की धमकी दी जाएगी, बाहर से गोली मारो सालों को के नारे लगेंगे, कि पीटा जाएगा। इसी जगह जहां मैं मौजूद हूँ, अभी भी मैं याद करती हूँ क्योंकि उस वक्त भी मैं मौजूद थी जब अंजलि को पटक के पीटा गया, 30 मिनट तक के लिए अंजलि बेहोश हो जाती है। वो तस्वीर आज भी भयावह है। गरिमत है कि अभी आप सुरक्षित हैं, कम से कम बाहरी तौर पर तो मुझे सुरक्षित लग रही है, आंतरिक का मुझे नहीं पता। तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल बनाया जा रहा है ना ऐसे लोगों से। आज जो जेलों में है उनसे भी एग्जाम्पल बनाया गया। CA के कानून के खिलाफ जो लड़ रहे थे, जो कह रहे थे कि नागरिकता आप कौन होते हैं तय करने वाले, जिन लोगों ने चूज किया इस देश में रहना पार्टीशन के समय ही, उनको डिग्निटी, उनको रिस्पेक्ट और इनको इक्विटी से ट्रीट करना होगा। आज भी एक अलग स्तर पे उसी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। तो एग्जाम्पल सेट किए गए, चाहे वो JNU-SU के ऑफिस बियरर हो, हमारे और साथियों 14 लोगों को जो जेल भेजा गया, वो भी एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर बोलोगे तो यही हश्र होगा। उस बीच में नेहा का हमने देखा कि कैसे पैर में फ्रैक्चर आ गया। मतलब उमर खालिद एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सेट किया गया कि आंदोलन का अंजाम ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम उमर खालिद, शर्जील इमाम, JNU के स्टूडेंट्स, है ना। सफूरा को तो बाद में बेल मिली, पर प्रेग्नेंट महिला को आपने डाल दिया अंदर, स्लैंडरिंग, और क्या नहीं हुआ। तमाम तरह से एग्जाम्पल्स तो सेट करने में डर तो लगता होगा ना, फिर भी सवाल तो वही। बिल्कुल डर इस तौर पे तो लगता ही है। उस दिन भी थाने में हमें यही लग रहा था कि एकदम जान पे बनाई है, और क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि नेगोशिएट हो रहा है पुलिस से। टंके की चोट पे कहा जा रहा है इनमें से 2 लोगों को दे दो, इसको दे दो, इसको छोड़ दो हमारे हवाले, हम इंसाफ कर देंगे, हम चले जाएंगे, इनमें से एक को छोड़ दो हमारे हवाले। ये बिडिंग चल रही है वहां पे, तो डर तो लगता ही है। लेकिन अब इस लड़ाई में एक तरह से जब आपने तय किया है तो देयर इज नो गोइंग बैक। और ये खाली खुद के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए जो आज देश भर में आंदोलनरत है, देयर इज नो गोइंग बैक। क्योंकि इतना सा कानून जो बहुत कच्चा पक्का था, जिसको हम तो आर्टिकुलेट कर रहे थे कि रोहित एक्ट के तर्ज पे बनाओ और स्ट्रिक्ट करो और बेहतर करो, वो कानून भी अगर वापस लेने की हिम्मत ये सरकार दिखा सकती है तो आप मानिए कि बिल्कुल इनको नामंजूर है कि गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान महिलाएं इस देश में रिस्पेक्ट के काबिल हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अग्रसर रूप से अभी और लड़ाई तेज करनी है। ट्रांस बिल ले आए, ऐसा थोड़ी है कि एक चीज चल रही है। ऐतिहासिक रूप से और जो जेंडर सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जिनको आपने कथाकथित रूप से कह दिया भीख मांगने वाले हैं, अरे भैया जाके पूछिए ना भीख क्यों मांगते हैं, क्यों उनको घर से निकाल दिया जाता है, क्यों शिक्षा के दरवाजे बंद है, क्यों किसी सरकारी नौकरी में बाबू टाइप लोग
ऐसे नहीं होते कि ट्रांस व्यक्ति है। कितनी सरकारी नौकरियों में दिखेंगे, कितने कहीं भी नौकरी में आपको दिखेंगे इनका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने एक तरफा पैदा होने से लेकर तभी से फेट तय कर दिया। और जिन लोगों को लिटरली ऐसा ट्रीट करता है समाज की जैसे कितना बड़ा पाप है, उन्हीं लोगों को जो बहुत लड़ के सेल्फ रिकॉग्निशन मिला 2014 में नालसा जजमेंट में, आपने उसको तार तार करते हुए कह दिया कि कोई मेडिकल बोर्ड होगा जो शरीर की पड़ताल करेगा और बताएगा किसी को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांस बिल जब आया था इसको लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन रहा, मैंने उस आंदोलन को कवर किया। मैंने देखा कि न केवल ट्रांस लोग बल्कि अन्य तमाम लोग जो शिक्षा पर बात करते हैं, जो तर्कों पर बात करते हैं, वो लोग एकजुट होकर मजबूती से बात कर रहे थे। इस बीच में एक लड़की कैसे भावुक हुई, वो वीडियो सोशल मीडिया पर मेरे ही चैनल पर काफी देखा गया। तो सवाल यह है कि उनको भी कहा गया, उसके आंदोलन में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं देख रही थी आपकी तस्वीर, उन्हें भी कहा गया कि बताना तो पड़ेगा, साबित करिए कि आप लड़की हैं, लड़का है या ट्रांस है। तो कह रहे बताने में क्या शर्म? शर्म की बात नहीं है। आप किस तरह से एक समुदाय से उसकी गरिमा छीन लेंगे? आप तय करेंगे कि कौन क्या है? क्या महिलाओं से या पुरुषों से पूछा जाता है कि जांच करो, पड़ताल करो? हमारे आधार कार्ड में, हमारे आई कार्ड में जहाँ पे मेरा जेंडर लिखा रहता है, क्या मेरी पड़ताल होती है उसके लिए? नहीं होती है ना। तो किसी भी मनुष्यता का स्तर आप गिरा रहे हैं ना जब आप ये कहते हैं कि कोई मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करके सर्टिफिकेट देगा। और अगर आपको जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करानी है तो आपके कागजात, आपका नाम क्या, आपका पता क्या, आपका फोन नंबर क्या, डीएम के पास जमा होगा। मेरे इतने निजी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्यों जमा होगा? तो सरकार एक तरह से बॉडी पे सर्वेलेंस, चॉइस पे सर्वेलेंस और साफ तौर से आपको कह रही है कि आप हैं ही नहीं, आप हैं ही नहीं, आपको हम नकारते हैं, आप हमको प्रूव करिए आप हैं कि नहीं। तौर पर ये शर्मनाक है, सोच विचार का विषय भी है। मुझे ये भी देखने को मिला, जैसे मिरांडा हाउस की कुछ हमने तस्वीरें देखी जिसमें वरिष्ठ ANI की संपादक आती हैं और वहां वो कहती हैं कि मैं 2 मिनट पहले पहुंच गई, इसको लेकर मैंने खबर बनाई, और कहती है अपमान, आप लोगों में क्या इतनी भी गरिमा नहीं है? वो सवाल कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय, आप लोग खुद को प्रतिष्ठित बता रहे हैं, आपको बिल्कुल शर्म लज्जा नहीं है, पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों में। देखिए, मुझे नहीं लगता वो प्लान था, पर बहुत मजेदार चीज हुई जो हुई, और कुछ भी प्लान नहीं था, क्योंकि जितनी भी बात हुई मिसकोऑर्डिनेशन का ही पूरा वाकया था। टीचर कोऑर्डिनेटर और जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा और लोग नहीं पहुंच पाए। पर मैं तो कह रही हूँ दूसरी बात, हमको तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो जहर परोसने का काम करते हैं नेशनल टेलीविजन पे, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाता आया है DU। अंजना ओम कश्यप हो, तमाम ऐसे लोग जो एक तरफा भाजपा RSS की दलाली करते हैं, नेशनल मीडिया पे बैठ के जहर घोलते हैं लोगों के मस्तिष्क में, इनको तो हम बॉयकॉट करते हैं। आप वेलकम नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र कितनी धाकड़ है, इस बात का अंदाजा मुझे अंजलि से बात करते समय भी लगता है। हालांकि मैं बता दूं, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं को पुरुषों की बात अभी हम नहीं करना चाहेंगे, महिलाओं की हम बात करेंगे। मैंने देखा कि मिरांडा हाउस को लेकर एक वेब सीरीज है जिसमें आने का प्रयास किया गया, हालांकि उसमें दिखाया गया कि महिलाएं यहाँ की कितनी खुली होती हैं, कितनी सोच विचार होती है, सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, काजल लगाती हैं, बड़ी बड़ी अलग अलग लिपस्टिक कैसे कलर का लगाती हैं। ऐसे जब नरेशन आप देखते हो उस कॉलेज में जहां आप खुद पढ़ रहे हो, तो कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, मतलब ये तो ओपननेस या प्रोग्रेसिवनेस का सबसे संकीर्ण प्रोजेक्शन है ना। एक तरह से एक सर्टेन कपड़ा पहनना, एक सर्टेन भाषा बोलना, एक सर्टेन तरह से दिखना प्रगतिशीलता का कोई भी मारक नहीं है, कोई भी उसको वही नहीं दर्शाता। IP कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मिरांडा हाउस, IP कॉलेज, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट वुमेन कॉलेजेस में से एक है DU के। और ऐसा इतिहास रहा कि दोनों कॉलेजेस में, खासकर आजादी के आंदोलन में, जहाँ पे आंदोलन का भी ये रूप रहा शुरू में कि पुरुष उसमें हिस्सा ले रहे हैं क्रांतिकारी के बतौर और सब कोई शामिल है, पर उस एक खांचे को तोड़ते हुए भी IP कॉलेज की महिलाएं दीवार टाप कर बाहर जाती थी अपने प्रिंसिपल से लड़ते हुए। मिरांडा हाउस की महिलाएं क्विट इंडिया मूवमेंट हो, आजादी के अलग अलग जंक्शंस, उसमें लड़ाई लड़ रही हैं, मैसेजेस लिख के, रोटी पे मैसेजेस लिख के सर्कुलेट किए जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है। तो एक इतिहास इस तरह का भी है जहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाएं होम साइंस पढ़ेंगी। मिरांडा तो ये कहते हुए इस्टेब्लिश होता है कि महिलाएं फिजिक्स भी पढ़ेंगी, मैथ्स भी पढ़ेंगी, हिस्ट्री भी पढ़ेंगी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगी, रिसर्च भी करेंगी और कल को मास्टर भी वही बनेंगी। तो वो पूरे आडंबरों को तोड़ते हुए इन यूनिवर्सिटीज में महिला कॉलेजेस एस्टैब्लिश होते हैं। इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि इनको ऐसा पेंट किया जाए कि प्रोग्रेसिव होने का मतलब बदतमीज होना, प्रोग्रेसिव होने का मतलब दारू पीना,
प्रोग्रेसिव होने का मतलब सिगरेट फूकना। और एक बात तो ये है कि ये किसी भी व्यक्ति का बहुत निजी सवाल है, कोई क्या करता है नहीं करता है, बट जब आप ये प्रोजेक्शन करते हैं तो आप एक तरफा उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को पे आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपकी पोल खोलेगी। और ये बहुत आम बात है, जब तर्कों के आधार पर लोग हारने लगते हैं तो अमूमन, और पता होता है कि दूसरे पक्ष में महिला है तो उसका चरित्र हनन बड़े ही आसान तरीके से किया जाता है। तो आपको, आप कह रहे हैं जैसे कमेंट बॉक्स में या ऐसे लोग चरित्र हनन करते हैं, उससे फर्क पड़ता है या नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ता। इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ाई है, इनसे फर्क पड़ने लगेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लगातार ये तो इनकी इनसिक्योरिटी दिखाता है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। इसीलिए तो मतलब उस पूरे मॉब के बीच में भी आप देखिए, गाली गलौज एक तरफ, पर एक व्यक्ति वहां पे भी, उदय कुमार झा जिसका नाम है, माइक लेके मेरे मुंह में घुसा रहा है और कह रहा नेता बनने का बहुत शौक है। क्यों? नेता बनने पे भी एक अधिकार तुम्हारा है। बनेंगी महिलाएं नेता, बनेंगे मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे लोग नेता। तो ये इनकी सुखबुकाहट दिखाता है, जो कमेंट सेक्शन में भी दिखेगा, पुलिस स्टेशन में भी दिखेगा, सड़क पे भी दिखेगा, पर वो सुखबुकाहट बनी रहे, हम कहेंगे। अच्छा, इस आंदोलन को, जैसे आज भी मैं आंदोलन ये कवर कर रही थी, हालांकि ये बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी, हम इस एक बातचीत और रखेंगे, हम बहुत जल्द अंजलि के साथ पॉडकास्ट करेंगे, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जब ऐसे आंदोलन होते हैं, जैसे अम्बेडकराइट हो गया, यूजीसी के हो गए, या उमर खालिद के मसले को लेकर बातचीत करने का हो गया, ये तमाम जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, तो इन आंदोलन को इतनी मजबूती से लड़ने की ताकत कहाँ से आती है? क्या किताबों से आती है? किताबों से आती है, और जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, इस वास्तविकता को टटोले बिना तो कोई यहाँ तक लड़ाई में भी शामिल नहीं हो पाएगा। मैं तो गया जिले के एक बहुत साधारण से परिवार से आती हूँ, और मतलब घर में बहनें ऐसे ही है कि जहाँ पे जो भी सरकारी कॉलेज है जहाँ से दाखिला करा दिया जाता है, एग्जाम वो खुद दे रही है, बड़ा भाई दे के आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में डिग्री भी ऐसी मिल जाती है सबकी, 20, 21, 22 आते आते शादी ब्याह भी हो गया, सबके बच्चे हैं, सब कुछ है। तो मेरे तो खुद के जीवन में 10वीं के बाद से ये प्रेशर शुरू हो गया कि अब शादी करना है, क्या करूंगी पढ़ के। तो एक संघर्ष जीवन में वहां भी रहता है कि पढ़ने के लिए लड़ना है। बिल्कुल। और जब पढ़ने के लिए लड़ी और यहाँ तक आ पाई, तो मेरी तो ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोग जो यहाँ आए उनके लिए भी लड़ूं, कि उनको एक बेहतर अच्छी सस्ती शिक्षा मिले, सम्मान मिले। पर एक बहुत बड़ी आबादी जो नहीं आ पाई, और मेरे आने का भी श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ऐसे लोगों को दिए बिना तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। मतलब सावित्रीबाई फूले जब ये मुहिम छेड़ रही हैं कि महिलाओं को पढ़ाना है, दलितों को पढ़ाना है, तो कथाकथित यही लोग थे जिनको बहुत दिक्कत हुई, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। तो उन सब आडंबरों से लड़ते हुए जिसने ये कोशिश की, जब लॉ मिनिस्टर बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं अंबेडकर, और अंबेडकर का सबसे प्रसिद्ध नारा है ना, लड़ना है, संगठित करना है, उससे पहले शिक्षित होना है। तो ये जो दुनिया और समाज हमें भले ही जैसी भी मिली हो, पर इसमें हक, अधिकार और सोच पाने की जो क्षमता सशक्त रूप से संविधान में जिसने निहित करके दी, उस व्यक्ति को श्रेय दिए बिना आप इस लड़ाई में नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है घर कौन चलाएगा? अगर आप लोग आंदोलन करेंगे अंजलि, घर कौन चलाएगा? जो सभ्यता, संस्कृति, पहनावे से लेकर समाज ने आप लोगों को सिंदूर, चूड़ी, कंगन ये सब दिया है ना, उससे अलावा क्यों मांगना? ये समाज ने तो नहीं दिया। समाज के हाथ में रहे तो आज तक सती प्रथा हो, समाज के हित में ही चीजें हो रही हो, तो आज तक मतलब महिलाओं का तो 10-12 साल में शादी करा दिया जाए, कोई भी नहीं लड़ा होता ऐतिहासिक रूप से। तो आप और हम यहाँ पे बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे होते। मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही होती, बीए तो दूर की बात है, एमए कर रही हूँ मैं, बीए पे बवाल हो गया होता। तो और मैं सवाल नहीं पूछ पाती, मैं पत्रकार नहीं बन पाती, कुछ भी नहीं होते हम। लेकिन फिर वो संस्कृति चली जाएगी ना, ये भी तो वो लोग कह रहे हैं। समाज जब महिला सुशोभित होती है, महिला सभ्य होती है, संस्कृति में रहती है, तो घर चला पाती है। तो घर नहीं चलाना है आपको? बिल्कुल नहीं चलाना है। और मुझे तो लगता है तमाम महिलाओं को इस चीज से छुटकारा दिलाने की भी लड़ाई है। ये जो जबरदस्ती का एक पितृसत्तात्मक आप कहिए कि एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कन्वीनियंस के लिए ही, है ना, क्योंकि इससे किसको फर्क पड़ रहा है, किसको फायदा है? उन्हीं सामंती स्तंभों को, वही पूंजीवाद की इमारतों को, वही लोग जिनको आज भी जिनको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, उनको इससे फायदा है कि जो जाति के खांचे हैं वो वैसे ही बने रहे, जो जेंडर के खांचे हैं वो वैसे ही बने रहे, क्योंकि इसमें तभी तो ये सर्वश्रेष्ठ रह पाएंगे। कोई ऊंची जाति का आदमी हमेशा उस हायरार्की में ऊपर रहे, ये सुनिश्चित किया ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने, ये सुनिश्चित किया मनुस्मृति ने, ये सुनिश्चित कर रही है पिछले 12 साल से ज्यादा जो काबिज है सत्ता में भाजपा, आरएसएस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों को खंडित करते हुए लड़ेंगे।
है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लड़ते हुए पढ़ाई करते रहें। और मुझे लगता है इसलिए भी लोगों को बहुत तकलीफ है। आप देखेंगे तो कह रहे हैं पुरुष तो ऐसा ही होता है, महिलाओं को तो सब होना चाहिए ना अंजलि। सभ्य की परिभाषा क्या है? सभ्य की परिभाषा तो यही है ना कि आप एकदम सवाल ना करें। सवाल तो वैसे भी ना करे, कोई ना करे आज के दौर में, लेकिन महिला तो एकदम ना करे, वरना कैंची की तरह जबान चलती है। महिला तो एकदम ना करे, नहीं तो उसका कैरेक्टर खराब है। महिला तो एकदम ना करे, नहीं तो उसको इतनी छूट किसने दे दी कि बाहर आके पढ़ रही है, आजाद ख्याली एक सोच रख रही है, घूम रही है, फिर रही है, बाइक पे चल रही है, कुछ भी कर रही है। तो बहुत सुख बुकाहट इस पूरे संरचना को इसलिए होती है क्योंकि जो तमाम लड़ाइयां आज चल रही हैं, आप देश में देखिए ना, किसकी लड़ाई है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना रहे। ये किसकी लड़ाई है कि दो ही बाइनरी में जेंडर है ना, जेंडर फ्लूइड नहीं है। ये इसलिए क्योंकि एक बड़े लेवल पे जो इमारतें आज टिकी हुई हैं, पूंजीवाद, सामंतवाद, किसी भी तरह का दमन का मॉडल तभी टिका रहेगा जब महिलाओं का अनपेड लेबर है। आपकी हमारी माएं घर पे काम नहीं करेंगी, खटेंगी नहीं, बच्चे नहीं पालेंगी, खाना नहीं बनाएंगी, तो आपके हमारे पिताजी बाहर जाके पैसा कैसे कमाएंगे? वही पैसा जो शायद उनको भी उसका बहुत कम मिलेगा, पर पूंजी को जाएगा, मोदी को जाएगा, अडानी अंबानी को जाएगा। खेत में खटे कोई और, है ना, अनाज बोए कोई और, अनाज पाटे कोई और, अनाज काटे कोई और, पहुंचा भी दे गोडाउन में, है ना, अनाज पकाए भी कोई और, लेकिन अनाज का मुनाफा और अनाज जाएगा पेट में सामंतियों के। वहां पे मजदूरी कर रहे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, और वो मजदूरी कर रहा व्यक्ति भी तब और काम कर पाता है जब उसके घर में भी किसी फॉर्म में या तो महिला खुद खेत पे या तो महिला घर पे बच्चे संभाल रही है। तो महिलाओं का तो ये बात कहा जाता है ना कि महिलाओं के ऐतिहासिक श्रम का जिस दिन इतिहास में अगर हिसाब होगा तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो बात यही है, उनको बहुत डर है। तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे अंजलि? यही कहना चाहूंगी कि आज ये समझने की जरूरत है कि सही बात है, 15 अप्रैल को वापस से कोर्ट ने कहा है फैसला आने वाला है, और हम जान रहे हैं कि पेशेंस कम है, और इसी पेशेंस का टेस्ट आज ये दौर में हो रहा है। तो डटे रहना है, यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू हो, इस बात के साथ डटे रहना है। ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट एक्ट 2026 वापस लेना होगा, इस बात के साथ डटे रहना है। जो जहां है अपने तौर पे समता, समानता और डिग्निटी की इस लड़ाई में सब शामिल रहिए, जुड़े रहिए। सब शामिल रहिए, जुड़े रहिए। अंजलि ने कहा कि डर सबको लगता है, लेकिन डर का मतलब ये तो नहीं कि संघर्ष करना बंद कर दिया जाए। जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप तर्क के आधार पर बातचीत करते हैं, जब आप मजदूरों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, उनका संघर्ष देखते हैं, तो समझ आता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो उनकी आवाज बन सकते हैं, और आप भी नहीं बोलेंगे तो उनकी आवाज बनेगा कौन? और रही बात चरित्र हनन की, जैसा कि मैंने इंटरव्यू के बीच में ही कहा अंजलि, कि तर्कों के आधार पर जब मनुवादी सोच के लोग हारने लगते हैं तो महिलाओं का चरित्र हनन करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और वो इस बात से भी बौखलाहट में आ जाते हैं कि वो तुम्हें शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, और तुम्हें तो शर्म आ ही नहीं रही है, और इसी बात से वो खुद शर्मिंदा होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज अंजलि के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, सामाजिक तौर पर चर्चाएं हुई, लेकिन जब अंजलि ये बताती हैं कि वो बिहार के गया से आती हैं, और वो कहती हैं कि 12वीं के बाद अमूमन शादी कर दी जाती है, ऐसा उनका गांव रहा है, ऐसे पारिवारिक में उनका प्रवेश में वो पली बड़ी हैं, तो ये शब्द ये बताने के लिए काफ़ी है कि अंजलि दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स कितनी मजबूती से कर पा रही हैं। उसके पीछे उनका एक लंबा संघर्ष है, जो लड़ाई उन्होंने अभी सामाजिक तौर पे लड़ती दिखाई दे रही होंगी, लेकिन पारिवारिक तौर पे भी उन्होंने जरूर लड़ी होगी, और हो सकता है वो अभी भी जारी हो। हम आगे भी बातचीत करेंगे, मैं चाहूंगी आप मुझे समय देते रहें और इसी तरह से बातचीत करते रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।